क्योंकि आप उसी मंदिर में चोरी कर रहे हैं, उसी मंदिर में डकैती कर रहे हैं जिस मंदिर के नाम पे आप जो है राजनीति कर रहे हैं पिछले 3-3.5 दशक से। और आप सत्ता के शीर्ष पे भगवान राम का सहारा लेके चढ़े हैं और आज भगवान राम को ही आप जो है वो लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं उनको, टांका लगा रहे हैं, उन्हीं को लूटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या चंपत राय का जहाज डूबने लगा है और चूहे उनको छोड़कर जाने लगे हैं? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति है जहां पर नितिन नवीन लखनऊ की धरती पर कदम रखते हैं और सबसे बड़ी उनकी फजीयत हो जाती है, कोई पहुंचता ही नहीं है। जी हाँ, जितनी भीड़ की उम्मीद की जा रही थी उतनी भीड़ तो पहुंची नहीं और तंज ये सोशल मीडिया पर मारा जाने लगा कि इससे ज्यादा भीड़ तो पार्षद लाकर खड़ा कर देता है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ में और जो परिस्थितियां वीएचपी के साथ में और संघ भी किस तरह से इन सारी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, करेंगे बात। केपी मलिक जी विश्वपत्रकार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। दर्शक बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, हमारी लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, ये उम्मीद करते हैं जी। सर, राम मंदिर मामले को लेकर चंपत राय की क्या भूमिका थी, इसकी तो जांच चल रही है। चंपत राय को सीधे तौर पर बचाया भी जा रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन अब चंपत राय से भी कुछ लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं का संगठन क्या अब उनसे बचता हुआ नजर आ रहा है, संघ क्या बचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि योगी जी का जब कार्यक्रम अयोध्या में था तो उन्होंने चंपत राय को कहा था कि भाई आप दूर रहिए, और अब वीएचपी का जो है उनसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। तो किस तरह से देखी जाए इस परिस्थिति को? देखिए हिमांशु, इस परिस्थिति को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप एक टोली में रहते हैं, आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, बड़ी आत्मीयता के साथ रहते हैं, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, कई छोटे बड़े सब रहते हैं, और एकाएक अगर किसी के ऊपर लांछन लग जाए तो तमाम लोग उससे दूर भागने लगते हैं। लोग इस बात का भी इंतजार नहीं करते कि भाई इसकी जांच होने दो, क्या पता निर्दोष निकल आए, लेकिन उसकी भी जांच नहीं करते लोग, और लोग जल्दी से जल्दी उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। अगर जाए कोई पुलिस या जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करे इस व्यक्ति के बारे में तो वो बढ़ चढ़ के ये भी नहीं कहते आगे आगे, नहीं नहीं ये व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, हम इसकी गारंटी लेते हैं। वो बयान देने से भी थोड़ा सा कतराते हैं। आज आप देखिए कि जिस प्रकार से ये मामला चल रहा है, और खासकर ये मामला तो चल ही रहा है, पहले जितने आप देखें 1000 कंप्लेंट है इसमें। सबसे पहले तो मामला जब ये सुर्खियों में आया कि जब वो एक जमीन खरीदी गई, 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई, और पता नहीं कुछ ही घंटों कुछ ही दिनों में वो 18 करोड़ की हो गई। तो इतना बढ़िया सिस्टम वहां चला, तो उस पर कई लोगों ने कोशिश करी उस मामले को उठाने की, तथ्य सामने लाने की, लेकिन ये इतना बड़ा मामला था मंदिर का, इतनी आस्था का मामला था कि इसमें सारी चीजें दब गई। उसके बाद आपने देखा कि बीच बीच में लोग जो चढ़ावा दे रहे थे, जो चंदा दे रहे थे, उसमें भी कई लोगों ने कहा, और मेरे को तो आज ही पता चला है कि एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी रहे हैं, दिल्ली में भी रहे, वो लक्ष्मी नारायण, उन्होंने सोने की गीता दी थी, सॉरी रामायण दी थी चंपत राय जी को, और लगभग 1 किलो वेट था उसका सोने का। लेकिन बाद में वो कहीं स्थापना उसकी हुई नहीं है, और कई बार उन्होंने चंपत राय से पूछा कि भाई वो रामायण कहाँ है, उसको आपने कहाँ स्थापित किया, उसको क्या किया है। तो इन्होंने उनको कोई रास्ता नहीं दिया, पहले घुमाते रहे और फिर सीधा सीधा डांट के उनको भगा दिया। वो बाद में नपेंद्र मिश्रा के पास गए, क्योंकि वो भी आईएएस है, तो उन्होंने कहा, तो नपेंद्र राय मिश्रा ने कहा कि नहीं नहीं भाई ये तो चंपत राय जी देख रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इससे आप अंदाजा ये लगाइए, जब इस स्तर के लोग और इतना बड़ा चढ़ावा देने वाले लोग इस तरह से घूम रहे हैं, तो बाकी जिन्होंने आधा तोला दिया होगा, जिन्होंने 50,000 दिया होगा, जिन्होंने 1 लाख दिया होगा, जिन्होंने कोई दूसरा चांदी दी होगी, अब 1-1 किलो वाले चांदी के भी 200 किलो चांदी देने वाले भी परेशान घूम रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो जिसने 100 ग्राम दी होगी, जिसने आधा किलो दी होगी, क्या उसकी भी औकात है सवाल पूछने की? तो ये सारी चीजें चल रही थी, उस पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एकाएक जो है मामला आया कि भाई चढ़ावा चढ़ रहा है, और चढ़ावे में जो एकाएक
गिरावट आ रही थी कि अभी जो जांच में आया है, आज ही शायद जांच में आया है, कल आया है कि भाई चंदे का जो लगभग 25 लाख के लगभग मोटा मोटी एक रफली आइडिया के हिसाब से 24 से 26 लाख चंदा आता है, और उसमें एक गिरावट हो गई कि वो 10-12 लाख जमा हो रहा है। तो 7-8 लाख रुपया डेली कहाँ जा रहा है, इसकी बड़ी चर्चा हुई। फिर बाद में जो आपने देखा ही है, उनके वक्तव्य आए, चाहे वो महिपाल हो चाहे वो दूसरे लोग हों, कई लोगों को हटा दिया गया, कई लोगों को दबा दिया गया, कई लोगों को डरा दिया गया। और आप 1 महीने से इस चोरी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब लगा कि भाई नहीं बच सकते, आपको याद होगा चंपत राय जी का 18 सेकंड का वीडियो आया था, तो नहीं दबा मामला। जब नहीं दबा और चारों तरफ से दबाव बढ़ता गया, तो फिर आपने एसआईटी बनवा ली, क्योंकि सारा कुछ तो आपके हाथ में है। एसआईटी बनवा ली तो बाद में फिर जो है अपने नीचे वाले जो ड्राइवर, चपरासी, सफाई कर्मी, दूसरे चौकीदार हैं, उनको जेल भिजवा दिया आपने। अब भाई जब वहां पे नोट बिखर रहे हैं और वहां पे जो है हर चीज बिखर रही है, तो जो नीचे जमीन पे झूठन पड़ी हुई थी उन लोगों ने भी उठा ली। भाई रोजाना अगर 10-12 लाख का घोटाला हो रहा है और 10, 20, 50 हजार उन्होंने भी चुरा लिए, तो चुराएंगे ही वो जो आपके साथ रहेंगे। भाई वो जो टिन्नू है वो ड्राइवर है, चंपत राय जी गाड़ी में बैठे हैं। चंपत राय जी ने खाने भर के पिज्जा मंगाया, पूरा खा नहीं पाए चंपत राय जी, 2 पीस बच गए, तो उन्होंने कहा भाई ये लो आप खा लेना। तो ये तो एक प्रक्रिया है ना, तो उन्होंने भी ले लिया। अब क्या है कि चंपत राय जी को छोड़ के बता रहे पूरा पिज्जा पेल गए टिन्नू, और टिन्नू के घर में 50 करोड़ आ गए, 50 करोड़ का महल बना दिया, ये बना दिया। अब टिन्नू की वाइफ ने कहा है कि जो दावा कर रहे हैं कि 50 करोड़ का हमने घर बना लिया, गाड़ियां ले ली, वो आए और हमें 50 करोड़ दिखाएं और 45 करोड़ वो ले जाएं और 5 हमें दे जाए। तो जाए भाई, ये दिल्ली के पत्रकार जो बड़े बड़े चैनलों पर बैठ के टिन्नू को बता रहे हैं। तो देखिए, ये बचाने का प्रयास लगभग 1 महीना चला और ये बचा नहीं पाए। और आज की डेट में प्रधानमंत्री, जो देखिए 2 प्रमुख दावेदार हैं मामले, प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जी संघ पर, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे आ गई है और बहुत बड़ा दाग संघ पे भी लग गया है। संघ पे जो दाग 1949 या उसमें जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो वो जो दाग आरएसएस पे लगा था, ये दाग उससे कहीं बड़ा है। क्योंकि आप उसी मंदिर में चोरी कर रहे हैं, उसी मंदिर में डकैती कर रहे हैं, जिस मंदिर के नाम पे आप जो है राजनीति कर रहे हैं पिछले 3-3.5 दशक से, और आप सत्ता के शीर्ष पे भगवान राम का सहारा लेके चढ़े हैं, और आज भगवान राम को ही आप जो है वो लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं उनको, टाका लगा रहे हैं, उन्हीं को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान राम आपसे बदला ले रहे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी और संघ बैकफुट पे आ गए। इसका भारी नुकसान इन दोनों संगठनों को उठाना पड़ेगा, चाहे चंपत राय बचे चाहे ना बचे। और मैं आपको आपके चैनल पे देखिए लगातार चीजें बता रहा हूं। आज मैं ये भी कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां बन गई हैं, इन परिस्थितियों में अब मुझे लगने लगा है कि चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, और चाहे वो जो दूसरे राव साहब हैं, क्या नाम है उनका, गोपाल राव, ये तीनों तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। अगर ये जेल नहीं जाएंगे तो ये मामला दबेगा नहीं, और ये जेल जाएंगे तो ये मामला थोड़ा ठंडा हो सकता है, और इन्हीं के सिर पे ठीकरा फोड़ के देखिए भाजपा भी बच जाएगी और संघ भी बच जाएगा, वीएचपी भी बच जाएगी। वीएचपी के उपाध्यक्ष हैं चंपत राय जी और अध्यक्ष है आलोक कुमार। आलोक कुमार जी ने कन्नी काट ली है, और उन्होंने कहा है कि अगर चंपत राय जी इसमें कहीं ना कहीं कुछ दावेदार पाए जाते हैं, उनकी कोई भूमिका पाई जाती है, तो वो जांच करे एसआईटी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि चंपत राय जी को उन्होंने अकेला छोड़ दिया, चंपत राय जी भुगते हैं। क्योंकि आलोक कुमार हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे मोदी जी हो, सबको संगठन चुनना है, व्यक्ति को तो शहीद होना ही पड़ेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या अब चंपत राय जी के शहीद होने का समय आ गया है, और चंपत राय जी को राजनीतिक तौर पे शहीद किया जाएगा साख बचाने के लिए संगठन की। ये परिस्थितियां आ गई हैं क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जो 8 राज्यों में चुनाव है, सब जगह भारी नुकसान होने की आशंका है। और उत्तर प्रदेश में तो है ही, उत्तर प्रदेश में तो पहले ही हो चुका है, पहले ही स्थिति खराब है आपकी। अयोध्या सीट खुद हार चुके हैं आप,
अयोध्या के अलावा 1 दर्जन जो उसके चारों तरफ की सीटें वो आप हार चुके हैं। तो आसपास तो माहौल बिगड़ा हुआ है और बिगड़ जाएगा। जिस तरीके से वकील जैसा सुधी वर्ग, अधिवक्ता सड़कों पे उतर गए हैं फैजाबाद के, और धीरे धीरे लखनऊ के उतरेंगे, फिर गाजियाबाद के उतरेंगे, फिर मेरठ के उतरेंगे, तो एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन जाएगा। और अलग अलग जगहों से खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हिमांशु जी, आप देखो केदारनाथ बद्रीनाथ से भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, मंदिरों में और बीच में हुआ था कि केदारनाथ बद्रीनाथ में जिस तरह की चर्चा हुई थी कि वहां से सोना निकाल लिया गया है लगा, लेकिन वो बीच में मामला दब गया था। अभी आपने देखा कि जो तमिलनाडु का वो मंदिर है जहां पे वो तिरुपति मंदिर है, वहां पे भी इस तरह का घोटाला हुआ था, लेकिन सरकार ने तत्काल जांच कराई, जो दोषी लोग थे उनको जेल भेजा। भाई वहां नकली घी दे रहे थे, नकली को दूसरी चीज, तो एक्शन हो गया उस पर, क्योंकि सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। अब यहाँ तो जो सरकार है उसी के दल के, उसी से संबंधित लोग इस चोरी में हैं, तो सरकार एक्शन भी खुल के कैसे करे। हालांकि सरकार दिखाने को खूब कर रही है कि भाई देखिए हमारी तो एसआईटी बहुत अच्छा जांच कर रही है, हमारी एसआईटी तो ये कर रही है, हमारी एसआईटी तो दूध का दूध पानी का पानी कर रही है। ये तो कह रहे हैं हम तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं, हम तो एथनॉल और पेट्रोल का पेट्रोल कर देंगे, साला एथनॉल अलग और पेट्रोल अलग, इतनी बढ़िया जांच करके दिखा देंगे। तो ये तो कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए देश में जिस प्रकार से आज हालात चल रहे हैं और आप झूठ के उस पे पायदान पे बैठे हैं, खड़े हैं, हर चीज में आप झूठ बोल रहे हैं, तो अब लोग जागृत होना शुरू हो। अब आप एथनॉल की बात कर रहे थे, गडकरी जी ने कहा कि भाई अगर 120 का रेट पेट्रोल का चल रहा है, हालांकि 120 का रेट आज से पहले हमने देखा नहीं, 120 पेट्रोल का रेट चल रहा है, हम जो है 15 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे अगर एथनॉल इसमें शुरू हो जाता है। अब वो कई लोग पूछ रहे हैं, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने कहा था 15 रुपए लीटर कर देंगे, बोला मैंने तो नहीं कहा, साफ मुकर गए। अब बाद में वो दोनों वीडियो चल रही हैं, सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। अब ये कह के कुछ भी मुकर जाए, कल को चंपत राय जी मुकर जाए तो क्या उखाड़ लोगे इनका? कल को मोहन भागवत जी कहते हमने तो इनको बनाया नहीं था चंपत राय जी को, ये तो जबरदस्ती बैठ गए थे यहाँ। कल को आलोक कुमार जी कह देंगे कौन कह रहा है ये वीएचपी के उपाध्यक्ष है, हमने तो कभी बनाया नहीं इनको। तो यहां तो कुछ भी हो सकता है। और अगर मोदी जी ये कह दें कल को अवतरित हो गए चैनल पे 8 बजे आज, और ये कह दें कौन चंपत राय है, मैं तो मिला नहीं जिंदगी में उनसे, मैं तो कभी देखा तक नहीं उनको, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूं, कौन चंपत राय। तो ये लोग कुछ भी कर सकते। आज परिस्थितियां जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, अब एक मंदिर का मुद्दा है, अभी के बद्रीनाथ केदारनाथ का आ गया, अभी दूसरे मुद्दे हैं, अभी वहां पे जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का वो इस्तीफा हो नहीं रहा है, मोदी जी उसको ऐसे चिपकाए हुए हैं सीने से जैसे एक बंदरिया को आपने देखा हो बच्चे को चिपकाए रखती है, वो पानी में गिर जाए, वो पेड़ पे चढ़ जाए, वो नीचे गिर जाए, बच्चे को नहीं छोड़ती। तो मोदी जी सीने से चिपकाए हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान को कि जब तक आग पूरी ना जल जाए, जब तक मामला पूरा ना हो जाए जैन जी का, तब तक नहीं छोड़ना है। तो देश में इस तरह की परिस्थितियां जब चल रही हैं तो हालात तो आपके सामने आएंगे ही। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी एहसास हो चला है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, उसमें भारी नुकसान होने जा रहा है। इसीलिए इस तरह की प्रक्रियाएं भाजपा ने संघ ने शुरू कर दी है कि चंपत राय जी को अकेला छोड़ो और ठीक रहने के सिर पर फोड़ के निकल लो। अच्छा, यहाँ पर 2 सवाल है सर। संघ की तरफ से भी दत्तात्रेय होसबोले ने बयान जारी किया, वीएचपी भी जो है अपना एक कुछ पक्ष रख रही है। मोदी जी अभी तक खामोश है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। दूसरी बात उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है तो दूसरी तरफ नितिन नवीन भी आ रहे हैं, और नितिन नवीन जब आ रहे हैं तो कार्यक्रम कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि एक चौराहे पर इस वर्ग के लोग खड़े रहेंगे, दूसरे चौराहे पर इस जाति के लोग खड़े रहेंगे, तीसरे चौराहे पर इस तरह के लोग खड़े रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या कर रही है, क्या इस वक्त चल क्या रहा है दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है चुनाव जीतने की, वो पहले तो ये थी कि धर्म में बांटो, फिर जातियों में बांटो। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को जातियों में बांट दिया जाए, और जैसे जैसे जाति में बटेंगे उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जिस प्रकार से मायावती का पिछड़ा और दलित वोटर भाजपा से छिटक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गया था, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का जो मुखर वोटर था ब्राह्मण समाज, वो इस बार थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है। उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जातियों को साधना चाहती है, इसीलिए वो इस तरह की छोटी मोटी कोशिशें कर रही है। लेकिन नितिन नवीन जी कितने बड़े मतलब कितना बड़ा उनका ऑरा है, कितने बड़े वो व्यक्ति हैं, कितने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। नितिन नवीन जी और पंकज चौधरी कितना बड़ा करिश्मा उत्तर प्रदेश में कर देंगे, इससे ना आपको भी कोई ऐसा इसमें मुझे लग रहा है कोई गलतफहमी होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं। वहां पे अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो बाबा का सोटा कुछ चल सकता है, बाबा कुछ अपनी कानून व्यवस्था का हवाला दे सकते हैं, उस तरह का कुछ नाच कूद करें तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो सकता है बाबा के नाम पे। क्योंकि बाबा इस चोरी में इन्वॉल्व नहीं है, बाबा के ऊपर कोई बहुत गंभीर आरोप अभी तक कोई उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई फायदा मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का है कि उनके चेहरे पे अगर कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो ये मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर आप केंद्र की भारतीय जनता पार्टी या आप नितिन नवीन या पंकज चौधरी के चेहरे पे सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को दिला ले जाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी गलतफहमी है, और जिन्होंने उनको भेजा है उनकी और भी बड़ी गलतफहमी। भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा बहुत जो भी प्रदर्शन अच्छा करेगी उत्तर प्रदेश में, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर वो प्रदर्शन करती भी है तो उसमें जो राज्य की भाजपा है, जो योगी की भाजपा है, वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा अगर आप अपेक्षा कर रहे हो कि बहुत अच्छा ए के शर्मा रिजल्ट देंगे और ए के शर्मा के ऊपर इतने वोट पड़ जाएंगे कि वो गिनना मुश्किल हो जाएगा उनको, है ना। बाकी जो नितिन नवीन जी और कह ये पंकज चौधरी चले गए हैं, ये इतना वोट भाजपा को डलवा देंगे, ये पता चला जमानत जब्त हो जाए समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, ऐसी परिस्थितियां बन जाए, तो वो यही सोच सकते हैं, हम और आपको नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि स्थिति अगर इतनी खराब ना होती तो प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी का वक्तव्य बहुत पहले आ चुका हो। स्थिति बहुत खराब है, नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, अब इनको समझ नहीं आ रहा क्या बोले। आपने एक जिक्र किया कि आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले जी का बयान आया है, वो बयान जिस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, मैं तो दूरदर्शन में टेक्नीशियन से अपना कैरियर शुरू किया था, मैं जानता हूं कि किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है। कम से कम 32 टेक हुए होंगे उनका, फिर एक टेक फाइनल हुआ। कितने फंबल उसमें आए हैं, कितनी जगह वो अटके हैं, किस प्रकार से टेलीप्रॉम्प्टर में उन्होंने पढ़ा है लिखा हुआ, वो जो लिखा गया है वो कहाँ से एडिट हो गया है, किसने वो लिखा है, और उसके बावजूद भी स्पष्ट नहीं है। उनकी चेहरे की भाव भंगिमा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो बहुत ज्यादा दबाव में है, और वो दबाव में उन्होंने वक्तव्य दिया है। अगर वो बहुत अच्छा वक्तव्य होता, जिम्मेदारी वाला वक्तव्य होता, फिर दत्तात्रेय होते ही नहीं, मोहन भागवत जी बोल रहे हो लच्छेदार भाषा में। तो इसलिए ये तो एक नपा नपाया और जो है फॉर्मेलिटी की गई है, और उस फॉर्मेलिटी के फिलहाल कोई मायने नहीं है, क्योंकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, अब गोमती का नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।